हेलो सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आई होप आपने यूनिट 3 तक सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा और आज आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हम यूनिट 4 रिवाइज करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, है ना। हाँ, इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस और भी कुछ अच्छी अच्छी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो आओ बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 4th यूनिट। नाम क्या लिखा हुआ है इसका? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आओ देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम ही लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी का मतलब हुआ पार्टियों की क्या जिम्मेदारी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टियों की क्या जिम्मेदारी है। तो बेटा एक ही तो जिम्मेदारी है, जो उन्होंने वादा करा है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस करने का वादा करा है, प्रॉमिस करा है, उसे परफॉर्म कर दो। या तो परफॉर्म कर दो या परफॉर्म करने की कोशिश कर दो, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर दो। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, आप पढ़ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, सेक्शन 37 कहता है द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट या तो मस्ट इधर परफॉर्म, या तो परफॉर्म कर दो या तो ऑफर टू परफॉर्म कर दो। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब हुआ परफॉर्मेंस करने की पेशकश कर दो। अगर आपने इनमें से कोई भी काम करा तो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब सामने वाली पार्टी देखे, उसका काम देखे, आप आपकी तरफ से आजाद हो गए। आगे लिखा हुआ है प्रॉमिस, ऊपर वाली लाइन को मैं बोल देता हूं आगे। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, उन्हें अपने अपने वादे परफॉर्म करने हैं। अनलेस सच परफॉर्मेंस, लेकिन उन्हें अपने काम करने की जरूरत नहीं है, डिस्पेंस कर देगा मतलब काम करने की जरूरत नहीं है। विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ, आपको आपके काम करने से लेकर आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है काम करने से या कोई और लॉ आपको वो काम करने से मना करता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्या समझे, एक पार्टी की क्या ऑब्लिगेशन है, जो उन्होंने वादा करा वो परफॉर्म करो या ऑफर टू परफॉर्म करो। लेकिन परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर इट इज एक्सक्यूज बाय लॉ, अगर किसी लॉ के द्वारा एक्सक्यूज है तो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखता है एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर ये वाली बात लिखी हुई है कि अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको पहले से पता होगी, इसे हम डिटेल में वैसे आगे पढ़ेंगे। नीचे एग्जाम्पल बता रखा है, पढ़ लेना, एक बार मैं पढ़ा देता हूं। द बेसिक रूल इज दैट, बेसिक रूल तो ये है कि प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली व्हाट ही प्रॉमिस टू डू, जो उसने प्रॉमिस करा था वो उसे करना चाहिए। द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट, ये जो काम करने की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब किसी पर टिकी हुई नहीं है। थस इट मे बी नोटेड दैट इट इज नेसेसरी फॉर अ पार्टी हु वांट्स टू इन्फोर्स द प्रॉमिस, अगर मुझे मेरा प्रॉमिस को इन्फोर्स करना है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना है, तो मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। देन ओनली मैं सामने वाली पार्टी को बोलूंगा कि तू भी तेरा काम कर। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद बेटा ये काम का टॉपिक है, पेपर में आने लायक टॉपिक है। लिखा हुआ है परफॉर्मेंस कितने तरीके की हो सकती है, तो ये आपको याद आना चाहिए। परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जहां उसने पार्टी ने अपने काम कर दिए। वेयर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैज अंडरटेकन टू डू, या तो जो उसने वादा करा था उसने वो परफॉर्म कर दिया, हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम, उसी समय के अंदर और उसी मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया था। तो व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? जहां पार्टियों ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, इतनी सी बात थी। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद एग्जांपल लिखा हुआ है बच्चे, बहुत बच्चों वाला एग्जांपल है। फिर है दूसरा ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म मतलब मैंने कोशिश करी परफॉर्म करने की, किसी कारणवश आपकी वजह से या किसी भी XYZ की वजह से मैं वो काम ना कर पाया, लेकिन मैंने काम करने की पेशकश कर दी थी। लिखा हुआ है ऑफर टू परफॉर्म। इट हैपन समटाइम, इट मे हैपन समटाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू, परफॉर्मेंस तो ड्यू हो गई थी लेकिन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, मैं काम भी करने आया बट प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, लेकिन आपने काम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो भाई मेरी तरफ से तो परफॉर्मेंस हो गई, रियलिटी में काम नहीं हुआ, लेकिन मेरी तरफ से मैं आजाद हो गया। अब आप देखो आपका काम देखे। तो बेटा अभी तक यूनिट 4 में आपने यही पढ़ा है, ऑब्लिगेशन सेक्शन 37। दो ही ऑब्लिगेशन है, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस करो या ऑफर टू परफॉर्म करो। ऑफर टू परफॉर्म के और भी नाम है, लाइक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और लाइक टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने वर्ड आपको पहले बता दिए थे। अगला टॉपिक इजी नहीं, हद इजी है। टॉपिक का नाम है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसमें ना बच्चों एक स्किल वाला पॉइंट है, उस पर केस स्टडी आमतौर पे बन जाती है। तो आओ डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस करने के लिए कौन आएगा, तो जाहिर सी बात है भाई सबसे पहले तो वही आएगा जिसने वादा करा था। वादा करा था बच्चों, वादा करा था मतलब प्रॉमिसर खुद। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा है कि दैट इट वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टी, कि वो पार्टियों की इंटेंशन थी कि प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर, कि प्रॉमिस प्रॉमिसर ही करेगा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि काम आप ही करोगे, तो आप ही करोगे, आप बोले तो प्रॉमिसर, ठीक है। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर। तो अगर
पार्टियों की इंटेंशन थी, अगर पार्टियों की इंटेंशन थी प्रोमिसर करेगा तो प्रोमिसर ही करेगा, ठीक है। दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल। इट मीन्स अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर्सनल स्किल या डिलीजेंस मतलब खुद का इन्वॉल्वमेंट, पर्सनली इन्वॉल्व होना जरूरी है, वहां पे प्रोमिसर को खुद परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, कोई और आकर उसकी जगह परफॉर्मेंस नहीं करेगा। आई होप बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई होगी। पहले पॉइंट का मतलब क्या समझे हम, काम कौन करेगा, प्रोमिसर खुद, और खास तौर पे जब स्किल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तब, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा कौन काम कर सकता है, उसका एजेंट। उसका एजेंट मतलब जिसे उसने अपॉइंट किया होगा। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन, जहां पर्सनली इन्वॉल्व होना फाउंडेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, बेस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पे प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव, मैं या मेरा रिप्रेजेंटेटिव एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, ये है पॉइंट, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। जिस कॉम्पिटेंट पर्सन को हम रखेंगे उस कॉम्पिटेंट पर्सन को हम किस नाम से पुकारते हैं, एजेंट। और बेटा एजेंट के बारे में तो आपने पूरा यूनिट पढ़ रखा है, एजेंसी, तो सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। हु कैन परफॉर्म, सेक्शन 40, सबसे पहले कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर खुद, खास तौर पे जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी इंटेंशन थी या कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थे तब। सेकंड पॉइंट कौन परफॉर्म करेगा, भाई मैं या मेरे द्वारा अपॉइंट किया, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपॉइंट किया गया एजेंट। और तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बेटा एकदम बच्चों वाली बात है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्सनल स्किल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थे, ऑन पर्सनल कंसिडरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ था, तो वो तो खत्म हो जाएगा जैसे ही प्रोमिसर खत्म हो जाएगा, उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे। रिगार्ड एनी अदर, लेकिन कोई और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में हम किसका गला पकड़ सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जैसे वो इंसान खत्म वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन अदर देन पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर प्रोमिसर मर गया तो उसकी जगह कौन परफॉर्मेंस करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 3 पॉइंट खत्म होते हैं बेटा हमारे। चौथा और कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, इसके ऊपर काफी केस स्टडी बनती है। फोर्थ पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना। फोर्थ पॉइंट नाम ही कितना अजीब है भाई, कौन परफॉर्मेंस करने आ रही है, थर्ड पार्टी। प्रोमिसर कर रहा था, उसका एजेंट कर रहा था, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब तक कर रहा था भाई मुझे ठीक लग रहा था। अब परफॉर्मेंस करने के लिए कौन आ रही है, अब परफॉर्मेंस करने के लिए आ रही है हमारी प्यारी थर्ड पार्टी, ये भी कर सकती है परफॉर्मेंस। आओ शुरू करते हैं। और एक बार अगर आपने थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली ना, बाद में आप उसकी परफॉर्मेंस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अब आपको पढ़ने को मिलने वाली है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखता है अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस। इसे मैं बेटा ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ाऊंगा यहां से लेकर यहां तक, पूछो क्यों, इंपॉर्टेंट है ना। अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, अगर आपने थर्ड पर्सन से कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करी तो क्या होगा। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। अगर आप प्रोमिसी थे, आपने मेरी जगह किसी और से कोई काम एक्सेप्ट कर लिया, मेरा वाला ही काम किसी और से एक्सेप्ट कर लिया, तो दोबारा मुझसे दोबारा नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखना। बोलो भाई ध्यान रहेगा, यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है देखना, दैट इज परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर। भाई परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी कर रही है मतलब स्ट्रेंजर है। इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करा, देन दिस रिजल्ट इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर, तो उसके थर्ड पार्टी के काम करने से कौन डिस्चार्ज हो रहा है, प्रोमिसर डिस्चार्ज हो रहा है। ऑल्दो हो सकता है मैंने, प्रोमिसर ने, लेटर है यहाँ पे मैं, लेटर का मतलब यहाँ पे कौन है बेटा, लेटर का मतलब है यहाँ पे प्रोमिसर। हो सकता है प्रोमिसर ने नीदर ऑथराइज, ना मैंने उस थर्ड पार्टी को ऑथराइज करा था, ना उसके काम को रेटिफाई करा, रेटिफाई मतलब अप्रूव, ना मैंने उसके काम को अप्रूव करा। स्टिल अगर उसने कुछ करा और आपने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ आप पे टिका हुआ है प्रोमिसी पे, अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई बात खत्म, प्रोमिसर डिस्चार्ज होता है, चाहे प्रोमिसर ने उसे अपॉइंट किया हो थर्ड पार्टी को, चाहे ना किया हो। बच्चों बताओ, यहां तक तो याद हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा मैं अभी स्लो मोड में चल रहा हूं शुरुआत के टॉपिक के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बेटा 4 बंदे ने हमने काम करवा लिए, 4 बंदों से काम करवा लिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लेना। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है जॉइंट प्रोमिसर, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जॉइंट प्रोमिसर मतलब मैं और मेरे पड़ोसी ने, हम दोनों ने मिलकर आपसे कोई वादा करा था, तो कौन कर सकता है, या तो मैं या तो वो, हम दोनों मिलकर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है जॉइंट प्रोमिसर। व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस किया है। देन अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, तो जब तक कुछ और नजर ना आ जाए, ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, तो हम सबको मिलकर प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसके अंदर नया क्या है वो सुनना। मैं मर गया तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा है वो, अगर हम दोनों मर गए तो हम दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस करेंगे, ये लिखा हुआ है इसके बाद वाले पॉइंट में। सर्वाइविंग वाली बात यही है। आई होप जैसे ये वाली लाइन पढ़ लेना बस,
इफ ऑल ऑफ देम डाई, अगर सारे प्रॉमिसर मर गए तो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर परफॉर्मेंस करेंगे। एक मर गया, एक जिंदा है, तो जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा है वो मिलकर परफॉर्मेंस करेंगे। बस ये था इस पॉइंट के अंदर। बताइए बच्चों, डन? आई होप आपको अभी तक के 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या 2 पॉइंट मेरे को बताओ एक बार, मैं बताता हूं आपको। 2 पॉइंटों में एक पॉइंट तो था कि परफॉर्मेंस क्या ऑब्लिगेशन है क्या पार्टियों की, तो बेटा परफॉर्मेंस करना है। नाउ परफॉर्मेंस कैन बी ऑफ 2 कैटेगरी, एक्चुअल और ऑफर टू परफॉर्म, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस कर कौन सकता है, तो बेटा 5 बंदे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इस पर केस स्टडी भी बन सकती है अच्छे से। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, बहुत ईजी है, 2 वर्ड है, इसे तो मैं आपको ऐसे समराइज फॉर्म में ही रिवाइज करवा देता हूँ, लाइन टू लाइन, जहां पढ़ने की जरूरत थी मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ अगले वर्ड है हमारे सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन मतलब जब किसी ने कुछ चीजें इनहेरिट करी हैं तो वहां पे उस इनहेरिटेंस की वजह से कुछ बेनिफिट्स भी आएंगे मेरे पास, और मेरे पास उस चीज से रिलेटेड लायबिलिटीज भी आएंगे। तो सक्सेशन में जिस भी पार्टी को जो चीज मिल रही है, जिसे मिल रही है, उस पार्टी, सक्सेसर कहते हैं उसे, उसके पास राइट्स भी आएंगी और लायबिलिटीज भी आएंगी, बेनिफिट्स भी आएंगी और लायबिलिटीज भी आएंगी। लेकिन असाइनमेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, दैट इज द डिफरेंस, बस यही है। और जब आप सक्सेशन पढ़ोगे तो सक्सेशन में एक बात और ध्यान रखना, जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे ज़्यादा की लायबिलिटीज़ नहीं आ सकती, मतलब लायबिलिटीज़ उतनी ही आ सकती हैं जितने क्या मिले हैं, बेनिफिट्स। बस यही दोनों बातें लिखी हुई हैं सक्सेशन में। मैं एक बार आपको सक्सेशन पढ़ा देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ पढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेगा। When the benefit of a contract are succeeded, जब कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट सक्सीड किए गए लॉ के द्वारा, लॉ के प्रोसेस के द्वारा, ये इनहेरिटेंस कहना चाहता है। देन बोथ बर्डन, बर्डन को हमने किस नाम से पढ़ा बेटा, बर्डन को हमने बोला लायबिलिटी। देन लायबिलिटी एंड बेनिफिट्स बोले तो राइट्स, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट थे वो सब कुछ डिवॉल्व हो जाएंगे लीगल हेयर्स पे। लीगल हेयर्स मतलब वारिस के पास दोनों चीजें जाएंगी, बोथ बर्डन एज वेल एज द बेनिफिट। डन? यस सर। इसी तरीके से आप असाइनमेंट पढ़ लेना, काफी इजी लिखा हुआ है। ये बट वाली लाइन वो लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा था, इनहेरिटेंस में अगर मुझे 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है और लायबिलिटी मुझे 1.5 लाख की मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बेनिफिट जितना है लायबिलिटी उतने से ज्यादा नहीं हो सकती, ये वाली बात यहाँ बट में लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया। असाइनमेंट के केस में बस इतना ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज असाइन नहीं होती, सिर्फ क्या असाइन होते हैं, बेनिफिट्स असाइन हो सकते हैं। असाइनमेंट के केस में लायबिलिटीज कैन नेवर बी असाइंड, बस यही था। चलो, आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए देखना। अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मैं काम करने के लिए आया, आपने मुझे काम करने से मना कर दिया, केस स्टडी बनने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आया, आपने मुझे काम करने से मना कर दिया, तो क्या अफेक्ट होगा? बात खत्म, आपकी लंका लगा दूंगा मैं। पढ़ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर टू परफॉर्मेंस, मैंने कोशिश करी काम करने की, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और आपने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, काम करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है नॉन परफॉर्मेंस को लेकर, और ना मेरे कोई राइट्स खत्म होंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम आपको होंगी। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन विच आर एज फॉलो, लेकिन ध्यान रहे, जब एक्स वाई के लिए काम कर रहा था, काम करने की पेशकश कर रहा था और उसे वाई ने मना कर दिया, तो जो ये एक्स काम कर रहा था ना, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब समझना, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने बोला मैं आपको जब पढ़ाऊंगा जब आप रात के 3 बजे पढ़ने के लिए आओगे, एकदम घंघोर अंधेरे में बैठ के पढ़ाऊंगा, वहां पे जादू टोना करके पढ़ाऊंगा। मैंने आपको ये सामने ये शर्त रखी। अब भाई जब मैंने ऐसी ऊट पटांग शर्त रखी थी तो अब मेरी ही गलती है। बस इतना ध्यान रखना, मैंने जो परफॉर्मेंस आपके सामने पेशकश करी, अगर वो अनकंडीशनल थी तब फिर आपने एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब आपकी गलती है। लेकिन मैंने कंडीशन लगाकर पेशकश करी थी तो मेरी ही गलती है। तो अगर मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर एक्स चाहता है कि वाई रिस्पॉन्सिबल हो, तो एक्स को अपना काम कैसे तरीके से करना पड़ेगा? अनकंडीशनल। दूसरा, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे करना है काम। अगर आपने प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे नहीं करा तो बेटा ये प्रॉमिसर की ही गलती मानी जाएगी। और तीसरा, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, अगर ऑफर था कुछ सामान देने का, देन द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग,
तो प्रॉमिसी के पास एक अवसर होना चाहिए कि वो ये क्रॉस वेरीफाई कर सके कि जो उसने मंगाया था वो सामान उसमें है या नहीं। तो मैं आपको ना इसे एक बार ध्यान से बताता हूँ, बेटा ध्यान सुनना। बात बस इतनी सी है, ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई ऑफर टू परफॉर्म किया कि भाई जो तूने बोला था मैं करने आ गया। अब बी उस काम को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ए के कोई राइट्स खराब नहीं होंगे, बी जिम्मेदार रहेगा। लेकिन ए और बी के बीच में ये बात जब ही फिट बैठेगी जब ए ने ये काम अनकंडीशनल तरीके से किया हो, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे किया हो, और अगर कोई चीज कोई वस्तु देने की बात थी तो बी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी कि वो उस चीजों को वेरीफाई कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, अदरवाइज एक ही गलती मानी जाएगी। भाई बहुत बोल दिया मैं, अभी तो समझ में आ जाना चाहिए, अभी तो समझ में आ भी गया होगा। चलिए, आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा, और ये धीरे धीरे आपको चीज़ें आपने पढ़ तो रखा ही है, रिवाइज भी हो रहा होगा। अगला पॉइंट भी बहुत ईजी है, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। लिखा हुआ है व्हेन 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, 2 या 2 से अधिक बंदों ने मिलकर कोई जॉइंट प्रॉमिस करा है, देन जब तक कुछ और नजर ना आए, ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, यह भी आपने पढ़ा था, जब तक हम सब जिंदा है हम सब लाइबल रहेंगे, और जब हम एक एक करके टपकने लग गए तो हमारी जगह हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लाइबल होने लगेंगे। लेकिन अनलेस कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं होंगे, तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं होंगे। अगर नहीं लिखा तो हम सारे लोग लाइबल हैं, हम मरे तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लाइबल हो जाएंगे। बहुत इजी सा टॉपिक था, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ते हैं। इसमें ये वाली बात लिखी हुई बेटा मैं आपको वैसे बता देता हूँ। लेट्स से इसमें एग्जाम्पल पीछे बुक के पीछे भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ए बी सी तीनों लोगों को मिलकर 3 लाख रुपए देने थे किसी इंसान को। ए डिफॉल्ट कर गया, ए इंसॉल्वेंट हो गया, मर गया, XYZ उस पर पैसा नहीं था, तो उसका हिसाब किसे देना पड़ेगा, बी को और सी को। तो टोटल 3 लाख रुपए देने थे, ए का हिस्सा था 1 लाख, तो 1 लाख का जो नुकसान है वो बी और सी में इक्वली बट जाएगा। ये वाली बात इन सारे पॉइंटों में लिखी हुई है, और ये काफी कॉमन सेंस पे भी है, अगर आप इसे नॉर्मली कॉमन सेंस से भी आंसर लिखोगे तो आराम से कर जाओगे। शेयरिंग ऑफ लॉस वाली बात अभी मैंने बताई, ये वाली बात भी मैं बता देता हूं। अगर लेट्स से मैं कहता हूं ए अभी इंडिया से बाहर गया हुआ था, बी और सी ने मिलकर सारे पैसे दे दिए डी को, तो जब ए इंडिया आएगा तो क्या बी और सी उससे पैसे मांग सकते हैं, हाँ, ये लिखिए यहाँ पे ये वाली बात। और अगर मैं कहता हूं अगर ए मर ही गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका लॉस कौन उठाएगा, उसका लॉस बी और सी उठाएंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, ये लिखा हुआ था, बस खत्म। चलो आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, इसे मैं समझा देता हूं, क्या लिखा हुआ है, When 2 or more person have made a joint promise, 2 या 2 से अधिक बंदों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस कराया, तो a release of one of such joint promiser, तो किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर को अगर प्रॉमिस ने रिलीज कर दिया, it does not discharge the other joint promiser। जैसे ए और बी ने मिलकर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, सी ने ए को रिलीज कर दिया, इट डज नॉट मीन कि बी भी रिलीज हो गया, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। और ये लिखा हुआ है कि बेशक सी ने ए को रिलीज करा था, लेकिन ए आज भी बी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर सी ने ए को रिलीज कर दिया तो क्या बी भी रिलीज हो जाएगा, नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या ए सी के प्रति तो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन क्या ए, क्योंकि ये दोनों जॉइंट प्रॉमिसर थे, क्या ए बी के प्रति आज भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यस रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, ये बहुत इजी टॉपिक है, प्योर कॉमन सेंस है, यूनिट 4 के अंदर बातें। तो डन, यस सर, ये यही बात आपके नीचे एग्जाम्पल में लिखी हुई है। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एक बार मैं पढ़ा देता हूँ बेटा, ये सारी चीजें आपने अभी पढ़ी हुई हैं, सारी चीजों को घुमा फिरा के एक तरीके से लिखा हुआ है। When a person has made a promise, यहाँ पे है joint promises, तो लिखा हुआ है when a person has made a joint promise to 2 or more person jointly, then unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint life and after the death। But same question है, बस joint promiser की जगह joint promisee के नजरिए से है। जैसे अभी तक A और B ने मिलकर C के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब ए एक तरफ है और इधर प्रॉमिस ही एक से ज्यादा है, तो ये भी काम करवा सकता है इससे, ये भी काम करवा सकता है इससे। अगर बी मर गया तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सी काम करवा सकते हैं, दोनों मर गए तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करवा सकते हैं। समझने वाली बात है। जॉइंट प्रॉमिसर के केस में मुझे काम करना पड़ेगा, मैं मरा तो मेरे बच्चे काम करेंगे। जॉइंट प्रॉमिसी के केस में
मुझे काम मिलेगा, मैं मर गया तो मेरे बच्चे को काम मिल जाएगा। तो प्रोमिसी में मिलने की बात थी और प्रोमिसर में करने की बात है, बस इतना सा डिफरेंस था। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ है टाइम एंड प्लेस। बेटा पूरे टॉपिक में एक ही वर्ड तो देखने को मिलता है, याद करो क्लास में भी हमने देखा था। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्लेस के लिए रीजनेबल टाइम, कुछ डिसाइड है तो वो, अगर कुछ डिसाइड नहीं है तो सारे पॉइंटों में एक ही वर्ड लिखा हुआ था, कौन सा टाइम? रीजनेबल, रीजनेबल, रीजनेबल। और रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल कहीं बता ही देता रीजनेबल क्या होता है तो बात ही क्या होती। रीजनेबल हमेशा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, इसे आप हार्ड एंड फास्ट रूल पे बता नहीं सकते। ठीक है सर, तो ये टाइम एंड प्लेस वाली बात बहुत बच्चों वाली है। आओ, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से शायद किसी पॉइंट पे कोई केस स्टडी बनकर आपके सामने आ जाए। अभी तक 20 मिनट में आपने बहुत कुछ रिवाइज कर लिया, इसे प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ रिवाइज करो, साथ के साथ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला, जहाँ मैंने भी लाइन टू लाइन पढ़ा, आप उसके बाद उसे भी पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है, आप उसे कर सकते हो। जनवरी में पेपर है, अभी आपके पास टाइम है। आज कितनी तारीख है? आज 19-20 तारीख, 20-21 तारीख है आज, तो आप आराम से कर सकते हो बेटा, है ना? जी सर। चलो, लिखा हुआ है प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, मैं जब तक काम करने के लिए बाउंड नहीं हूं, अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, जब तक आप भी काम करने के लिए रेडी ना हो जाओ। तो लिखा हुआ है, इसी बात को एनालाइज कर रखा है। इस वाले एग्जांपल को ना मैं समझा देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बस ये लिखा हुआ है, आप मेरी दुकान पे आए, अगर आप मुझे पैसे देने के लिए रेडी हो तो मैं आपको राइस देने के लिए रेडी हूं, अगर आप पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं आपको राइस देने के लिए रेडी नहीं हूं। तो मैं काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन जब आप काम करने के लिए रेडी हो देन ओनली, ये लिखा हुआ था इसके अंदर। फिर इसके अंदर लिखा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बेटा ऑर्डर का वैसे मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर देना, है ना? लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या रहेगा? कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा। तो लिखा हुआ है When the order of performance of reciprocal promise is expressly fixed, पहले लिख दिया था किसे कौन करना है तो वैसे करेंगे। Then they shall be performed in that order, and where the order is not expressed, लेकिन ये डिसाइड नहीं करा था कि पहले कौन करेगा फिर कौन करेगा, then they shall be performed in that order which the nature of the transaction require। तो जैसा रीजनेबल होगा, जैसा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से पता चलेगा वैसे करेंगे। देखो पहले डिसाइड था मैं करूंगा फिर आप करोगे, तो मैं फिर आप, लेकिन डिसाइड नहीं था। फिर नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर मतलब प्रकृति नहीं, नेचर मतलब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रीजनेबल क्या रहेगा कि पहले किसे करना चाहिए था। ठीक है, आई होप बच्चों बी पॉइंट भी इजी लगा होगा। तीसरा, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट। बेटा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक अफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना था, किसी चीज पे टिका हुआ था, आपने मुझे करने नहीं दिया तो भाई आपकी गलती है। अब इस बात को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, पूरा चारों लाइन पढ़ाऊंगा। When a contract contained reciprocal promise, कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, जी सर, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर पार्टी, और आपने मुझे मेरा काम करने से रोक दिया। भाई आपने मुझे मेरा काम करने से रोका, आपकी गलती है। देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? जिसके साथ बुरा हुआ। आपने मुझे रोका था तो आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा, मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा। बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, तो जिसे रोका गया उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। तो सवाल ये था ना कि क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, और फिर मेरे को कंपनसेशन मिलेगा, डैमेजेस वगैरह मैं सब कुछ क्लेम करूंगा। याद आया बेटा? याद आया मतलब ये क्लियर है? जी सर, ये भी क्लियर है। आगे एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, आप पढ़िएगा। आगे लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट करा एज टू दैट प्रॉमिस, उस प्रॉमिस में जहां पे काम आपको पहले करना था, डिसाइड था कि आप पहले करोगे फिर मैं करूंगा, लेकिन अब आपने काम नहीं करा, तो जाहिर सी बात है क्या अफेक्ट होगा? मुझे भी मेरा काम करने की जिम्मेदारी खत्म। तो ये लिखा हुआ है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस था सच दैट वन ऑफ देम, ऐसे था कि आपके बिना मैं नहीं कर सकता, और दैट इज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम, मैं जब तक अपना काम नहीं कर सकता जब तक आप ना कर दो, एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन, और आपने फेल हो गए, आपने अपना प्रोफिस परफॉर्म नहीं करा, देन सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस, तो आप मुझसे मेरा काम भी नहीं करवा सकते। आपको काम करना था, आपके बाद मेरे को काम करना था, आपने आपका काम करने से मना कर दिया, और मैं बिना आपके काम किए हुए मैं अपना काम नहीं कर सकता था। तो भाई जैसे ही आपने मना करा तो मुझे भी अब अपना काम करने की जिम्मेदारी खत्म, आप मुझसे मेरा काम नहीं करवा सकते। जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना था, मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना था, तो भाई जब तक आप ग्राउंड नहीं बना दोगे मैं फर्स्ट कहां से बना दूंगा। यही है। डन? जी सर, डन।
आई होप बच्चों यहाँ तक की बातें आपके दिमाग और भेजे में और दिल और फेफड़ों में हर जगह गई होगी। गई क्या? फटाफट बताओ। फेफड़े एक्सेप्ट कर रहे हैं इन बातों को? कर ही रहे होंगे। ये लिखा हुआ था बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। अगला पॉइंट है अफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां टाइम एसेंशियल था, इस पे भी पहले तो आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स्ड। हमने जो टाइम फिक्स करा था उस टाइम पे काम नहीं कर पाए और टाइम इंपॉर्टेंट था, फिर भी टाइम पे नहीं कर पाए, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? बेचारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। When a party to a contract promises to do certain thing, जब किसी पार्टी ने कुछ काम करने का वादा करा था at or before the specified time, समय से पहले या उस समय पे, और बेचारी फेल हो गई वो काम करने से उस समय पे, then the contract or so much of it has not been performed, तो या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट या जितना अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ था वो वाला हिस्सा बिकम voidable, वो क्या हो जाएगा? voidable। किसके ऑप्शन पे? जिसकी गलती नहीं थी। बिकम voidable एट द ऑप्शन ऑफ द promisee इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी वाज दैट टाइम शुड बी द एसेंस। लेकिन ये voidable वाली बात जब ही होगी जब टाइम एसेंशियल था। फिर से कह देता हूं, एक्स को वाई के लिए कोई काम करना था और टाइम एसेंशियल था, पर्टिकुलर समय के अंदर काम करना था। एक्स वो काम नहीं कर पाया या थोड़ा सा काम हो गया, लेट्स से मैं कहता हूं 30% काम हो गया, तो वाई के ऑप्शन पे अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। बस इतनी सी बात है, वॉइड नहीं, वॉइडेबल, बस खत्म। आगे लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ सच फेलियर। अब इस फेलियर का क्या होगा अगर टाइम एसेंशियल नहीं था? एक्स को जो काम करना था वो टाइम के अंदर करना था लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था, अब वॉइडेबल होगा या नहीं होगा वो पढ़ लेते हैं। सीधा मैं लाइन पे आता हूं, डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, हाँ लेकिन क्या क्लेम कर सकते हो? कंपनसेशन। ऊपर वाले पॉइंट में जहां टाइम एसेंशियल था, अगर टाइम एसेंशियल था तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, इतना ध्यान रखना। लेकिन अगर टाइम एसेंशियल नहीं था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल नहीं होगा आपके ऑप्शन पे, प्रोमिसी के ऑप्शन पे, लेकिन प्रोमिसी को कंपनसेशन जरूर मिल जाएगा। आई होप बच्चों ये भी याद आया होगा आपको। अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट ए टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। अगर आपने किसी और टाइम पे काम एक्सेप्ट कर लिया तो उसका क्या अफेक्ट होगा? वो वैलिड माना जाएगा। मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूं, इतनी 4 लाइनें। इफ इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था प्रॉमिसर के फेलियर की वजह से टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड, देन द प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, और बाद में जाकर प्रोमिसी ने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया एट अ टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, किसी और टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया, देन द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। तो भाई तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब क्या बात का कंपनसेशन मिलेगा? फॉर एनी लॉस ओकेशन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव नोटिस ऑफ द प्रोमिसर ऑफ हिज इंटेंशन। देखना, समझना, समय फिक्स था 6 बजे का, मुझे आपको कोई काम करना था, आपने वो मैं नहीं कर पाया, आपने 8 बजे मैं देने आया, आपने उस वक्त भी एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप मुझसे कंपनसेशन नहीं ले सकते। लेकिन जब 8 बजे आप मुझसे सामान एक्सेप्ट कर रहे थे तो आपने मुझे नोटिस दे दिया था कि देख प्रॉमिसर, तेरे को तो मैं बाद में निपटूंगा, तेरे से मैं कंपनसेशन लेके रहूंगा, फिर मेरे को देना पड़ेगा कंपनसेशन। अगर किसी और टाइम पे आपने एक्सेप्ट कर लिया बिना नोटिस दिए तो अब कोई कंपनसेशन नहीं, लेकिन आपने मुझे नोटिस दे दिया था लेट एक्सेप्ट करते वक्त कि मैं तेरे को देख लूंगा, तो फिर बाद में आप मेरे से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। ये लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल। ये वाली लाइन नॉर्मल सी ऊपर ही लिखा हुआ था। अगर टाइम एसेंशियल नहीं था तो उस मर्केंटाइल लॉ ये कहता है कि अगर टाइम एसेंशियल नहीं था तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना मत, कभी और किसी और टाइम पे भी कर सकते हो। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके अलावा बेटा बहुत बच्चों वाली बात है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। भाई अगर हम इम्पॉसिबल काम करने की बात कर रहे हैं तो वो वॉइड होता है, बचपन से आप पढ़ रहे हो, शुरुआत से ही पढ़ रहे हो। एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। अगर कोई काम करना ही इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा? वॉइड। अब इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके से आ सकती है, या तो वो शुरुआत से इम्पॉसिबल था या बाद में जाकर इम्पॉसिबल हुआ, दोनों में एक ही बात लिखी होगी। शुरुआत से इम्पॉसिबल है तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? वॉइड, और बाद में जाकर इम्पॉसिबल होगा तो भी क्या होगा?
वॉइड। अब चाहे पार्टियों को पहले पता हो चाहे पता ना हो, दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। सब्सिक्वेंट इवेंट के कुछ नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट कब कब हो सकता है। लॉ चेंज हो गया, पार्टी जैसे ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो पार्टियों की कंटेम्पलेशन के बाहर था, पार्टियों की कंटेम्पलेशन मतलब पार्टियों की पावर के बाहर था, लॉ चेंज हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जाएगा। ये बहुत ईजी टॉपिक था, आपको तुरंत याद भी आ गया होगा। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल। अब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां कुछ लीगल है और कुछ इलीगल है, तो बेटा लीगल वाला पोर्शन वैलिड बनेगा और जो इलीगल वाला पोर्शन है वो वॉइड बनेगा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये भी बच्चों वाली बात थी। फिर अल्टरनेटिव प्रॉमिस, अल्टरनेटिव प्रॉमिस मतलब या तो मैं आपको अच्छा काम करूंगा लीगल या तो मैं इलीगल, तो जो अगर मैंने लीगल करा तो वैलिड, अगर मैंने इलीगल करा तो वॉइड। ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट में क्या था, ऊपर बुरे के साथ सही था, यहाँ पे बुरे की जगह सही था, तो जब बुरे के साथ सही था तो बुरा वाला वॉइड, सही वाला वैलिड, और जब बुरे की जगह सही था तो अगर बुरा किया तो वॉइड, सही किया तो वैलिड। वहां साथ में था, यहाँ की जगह है, बस इतना सा डिफरेंस है भाई। खत्म हो गया, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एक बड़ा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। बड़ी यूनिट है, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छी खासी यूनिट है। 6, 7, 8 नंबर तक का पेपर में इसमें कंटेंट बन सकता है, आराम से पढ़ते हुए चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला टॉपिक, इस पे भर भर के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे लिख सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेमेंट का बंटवारा कैसे होगा, तो लिखा, जब इसमें मेन टॉपिक ये है कि जब एक ही डेटर होता है और एक ही क्रेडिटर होता है और कर्जे की ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती है, अब वो मुझे पैसा एक एक करके मेरा कर्ज लौटा रहा है, तो ये जो वो कर्ज का पैसा लौटा रहा है ये मैं किसके साथ सेट ऑफ करूं, पुराने वाले कर्ज के साथ पहले करूं या जो लेटेस्ट वाला कर्ज था उसके साथ करूं या सबके साथ थोड़ा थोड़ा कर दूं, ये टॉपिक है। तो पहला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर भाई आपने मुझे बता दिया था कि कौन सा डेब्ट से कौन सा पैसा लगाना है तो मैं उसी तरीके से उसको अप्लाई करूंगा। एप्रोप्रिएशन अगर आपने बता दिया था तो मैं उसी हिसाब से करूंगा, या फिर या तो आपने बता दिया था या तो सर्कमस्टांसेस ऐसे दिख रहे थे, 6,229 रुपये 40 पैसे का बिल था और आपने मुझे पेमेंट करी, इसके अलावा और भी बहुत सारे पैसे थे, आपकी पेमेंट आई 6,229 रुपये 40 पैसे। तो बोलो, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, बोलने की क्या जरूरत है कि ये वाला पैसा इसी वाले बिल के लिए आया होगा। तो या तो आपने बोल दिया या तो सर्कमस्टांसेस थे, तो उस हिसाब से लगेगा, उस हिसाब से अप्रोप्रिएशन होगा पेमेंट का। दूसरा, आपने डिस्चार्ज कहां करना है इस चीज को इंडिकेट नहीं करा, तो क्या होगा, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड, डेटर मतलब जो कर्ज में दबा हुआ था, डेटर जो कर्ज में था उसने अगर ये नहीं बता पाया कि पैसा कहां लगाना है तो कहां लगेगा पैसा, तो लिखा हुआ है द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज ऑन डिस्क्रिप्शन, जहां उसका मन करे लॉफुल डेप्ट के लिए, ध्यान रहे जहां क्रेडिटर का मन करे वो लॉफुल डेप्ट में उसके पैसे को अप्लाई कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है, अगर उसने डेटर ने इंटीमेट नहीं करा तो। डेटर ने इंटीमेट करा था या सर्कमस्टांसेस थे तो उसके हिसाब से, डेटर ने इंटीमेट नहीं करा तो क्रेडिटर अपने हिसाब से लेकिन सिर्फ लॉफुल वाले पोर्शन के लिए अप्रोप्रिएशन कर सकता है। और तीसरा, ना डेटर कुछ कर रहा है ना क्रेडिटर कुछ कर रहा है, तो बेटा टाइम, जो टाइम के हिसाब से उन चीज़ों में वो पैसा लगने लगेगा, चाहे वो टाइम बार्ड हो चाहे वो टाइम बार्ड ना हो, लिमिटेशन एक्ट की वजह से वो लोन खराब, पैसा खराब हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तीसरे पॉइंट में टाइम, समय बलवान है, जो सबसे पुराना होगा उसे पहले सेट ऑफ, फिर बाद वाला, फिर बाद वाला, फिर बाद वाला, इस तरीके से सेट ऑफ होता हुआ चलेगा। तो ये अप्रोप्रिएशन के 3 पॉइंट 59, 60, 61 प्लीज याद रखना बच्चों, आ सकता है। आगे, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपने 3 बातें पढ़ी थी, याद करो, एक नोवेशन, रेसेशन और अल्ट्रेशन। नोवेशन को मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाकी वर्ड्स, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं लेकिन हम नोवेशन को एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, देखना क्या लिखा हुआ है। द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इफ दे डू सो, अगर उन्होंने ऐसा करा तो इसे बोलते हैं नोवेशन। पुराने की जगह नया आ गया, आप आगे जाकर पढ़ोगे पुराना चला गया नया नहीं आया, यहां पे पुराना गया और नया आ गया। ऑन नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, जैसे नोवेशन होगा पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली अब उसे करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। अब लिखा हुआ है थस इट इज अ केस वेयर देयर बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उसकी जगह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, नया कॉन्ट्रैक्ट हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है भाई। आगे क्या लिखा हुआ है, रिसेशन, ये रहा effect of recession. A contract is also discharged by recession when the party to a contract agree to rescind it. The contract need not be performed. बस इतने ये ध्यान रखना है, नोवेशन में पुराने की जगह नया आया
रिसेशन में पुराना तो चला गया लेकिन नया नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन, बेटा अल्ट्रेशन में बस पार्टियों ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करा है तो उसे बोलते हैं हम अल्ट्रेशन। सबसे बड़ा वर्ड इसके अंदर नोवेशन ही था। फिर उसके बाद प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। प्रोमिसी अगर चाहे तो वो किसी भी प्रॉमिस को परफॉर्मेंस करने से वेव कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ काम का नहीं है। अगर ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर वॉइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको कुछ मिला, कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और आपको कुछ मिला और अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो आपको वो बेनिफिट्स वापस रिस्टोर करने पड़ते हैं, वापस करने पड़ते हैं। ये पढ़ लिया। सेम अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है तो भी आपको वो जो भी आपको बेनिफिट मिला था वो वापस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, पूरा परफॉर्म ही नहीं हुआ, चाहे वॉइड की वजह से चाहे वॉइडेबल की वजह से, तो आपको अगर कुछ मिला है तो आपको वो वापस देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह भरे हुए हैं। हाँ चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो 6-6, 7-7 नंबर का आता है, सीधा सीधा 6-6, 7-7 नंबर का टॉपिक लिखा हुआ है। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब कब डिस्चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। परफॉर्मेंस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अब पूरा परफॉर्मेंस आप पढ़कर आ चुके हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म, कोई सी भी परफॉर्मेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। दूसरा, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अभी पढ़ा बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन, रेसेशन, रेमेशन, अल्ट्रेशन, इसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अंदर यही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है इसके अंदर, नोवेशन, रेसेशन और अल्ट्रेशन और रेमेशन। खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के दो तरीके, खत्म। तीसरा, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, थोड़ी देर पहले पढ़कर आए, सारे टॉपिक को सम अप करके लिखा हुआ है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो, चाहे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो, चाहे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी परफॉर्म। चौथा, कुछ एग्जांपल लिखे हुए, जैसे वॉर हो गया, ये एग्जांपल बता रखे हैं कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैसे होती है। चेंज इन लॉ हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ अजीब सा हो गया जो हमने सोचा था नहीं होना चाहिए था, बीमार हो गए, मर आ गए, और ये सारी चीजें, और वॉर, युद्ध वगैरह हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल थे। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय फिक्स था और लिमिटेशन एक्ट की वजह से समय फिक्स था और वो समय खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से कोई डेथ हो गई या कुछ और कोई इंसॉल्वेंसी हो गई, तो ये अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, लॉ के ऑपरेशन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा यूनिट 5 में पढ़ोगे आप ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये तो अब आपने पढ़ रखा है ना, रिवाइज नहीं किया होगा एक अलग बात है, लेकिन ये वर्ड याद आना चाहिए। ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट टूटा, एक्चुअल ब्रीच, ड्यू डेट से पहले तोड़ दिया, एंटिसिपेटरी ब्रीच। कोई सा भी ब्रीच हो, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ये लिखा हुआ है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस, अभी थोड़ी देर पहले सेम हेडिंग पड़ी थी, प्रोमिसी ने ही काम करने से मना कर दिया तो प्रोमिसर क्यों काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। इसके अलावा अफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी, अगर आपने मुझे रीजनेबल ये पीछे में भी एक पॉइंट आया था, अगर प्रोमिसी ने ही मुझे रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी काम करने की तो मैं कहां से काम करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। आपकी ड्यूटी थी मुझे कुछ प्रोवाइड करते ताकि मैं अपना काम कर पाता, लेकिन आपने मुझे वो रीजनेबल फैसिलिटीज दी ही नहीं, तो प्रोमिसर कहां से काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। और लास्ट वाले पॉइंट में बेटा बहुत छोटी सी बात है, एक होता है इंफीरियर राइट और एक होता है सुपीरियर राइट। अगर इंफीरियर राइट सुपीरियर राइट में मर्ज हो गया तो अब इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इंफीरियर राइट का एग्जांपल पढ़ा था आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट, और सुपीरियर राइट का पढ़ा था कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक ही बन गए, तो आपने किसी के साथ लीज कर रखा था, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, फिर आप उसी जमीन के मालिक बन गए, तो छोटा चीज बड़ी चीज में मर्ज हो गई, तो उस केस में छोटी चीज अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जो सुपीरियर है वो परफॉर्म होगा, जो जूनियर जो इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट था उसे अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के पॉइंट। भाई ये बहुत बड़ी यूनिट थी, बहुत बड़ी, पेपर में आराम से आपको 4, 5, 6, 7 डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर का मूड क्या है, आराम से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आप कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करना बेटा, 4th यूनिट को इग्नोर मत करना, बहुत पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे टाइम लगा है अराउंड अगेन वही 40 मिनट, तो जब आप अगर लाइन टू लाइन भी रिवाइज करोगे और 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो 1.5-2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, आराम से लगाओ और बस इतना करो, यूनिट 4 इनफ है आपके लिए। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पढ़ते रहो प्लीज़ और क्लास को लाइक कर देना यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है
और ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।